नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सरसों की फसल में 3G कटिंग को लेकर के। आपने 3G कटिंग के बारे में खूब सुना होगा, काफ़ी पढ़ा भी होगा और कई जगह इसकी जानकारी आपने ली भी होगी। विशेषतः जो बेल वाली फसलें हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका लौकी है, आपके लौकी में 3G कटिंग का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा चला और उसकी बदौलत आज लगभग देश का हर एक जागरूक किसान 3G कटिंग के बारे में जान चुका है। लेकिन इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए अब हम बात करेंगे सरसों में 3G किस तरह से सरसों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी तकनीकियां हैं जिनसे बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए, बिना कुछ अतिरिक्त मेहनत के और अतिरिक्त लागत के अच्छा मुनाफा लिया जाए। तो इसके लिए सरसों की 3G कटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो रही है। कई दिनों से, कई वर्षों से इस पे काफ़ी सारे साइंटिस्टों के रिसर्च भी सामने आए हैं, किसानों के एक्सपेरिमेंट भी सामने आए हैं और बहुत सारे किसानों ने प्रयोगों के आधार पर यह साबित किया है कि सरसों की 3G कटिंग बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले ये 3G कटिंग है क्या, इसमें किस तरह से इसको किया जाता है, कौन सी स्टेज पे इसको किया जाए जिससे कि ये ज़्यादा लाभकारी साबित हो, ये जानना बहुत। 3G कटिंग की जब अपन बात करते हैं तो सरसों का जो पौधा है, जब सरसों की आप फसल देखते हैं, उसका पौधा जब 25-30 दिन का, लगभग लास्ट 35 दिन से ज़्यादा की उसकी ग्रोथ ना हो और यदि उससे ज़्यादा होती है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो जब पौधा आपका 30-35 दिन की स्टेज पे है, उस समय सरसों के पौधे पे, आप सरसों के खेत में आप जाएंगे। जाने के बाद आप जो सरसों का टॉप पोर्शन है, पौधे का जो टॉप पोर्शन है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसको आप वहां से तोड़ देते हैं। उसको तोड़ने से क्या होगा, उस पौधे की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ पे वृद्धि थोड़ी सी कम होगी और वृद्धि कम होने के बाद उसमें साइडों से शाखाएं निकलने लगेंगी और जब साइड से शाखा जब निकलेगी तो उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, जितनी ज़्यादा ढालियां होंगी, उतना ज़्यादा उसमें उत्पादन आएगा। अब जैसे कि मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरह से की जाती है। ये पौधा सरसों का आप देख रहे हैं। इस पौधे में आप जो सरसों का ये पौधा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कितनी शुरुआती स्टेज में कितनी सारी यहाँ पे पत्तियां हैं। 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 पत्तियां हैं। अब ये 6 पत्तियों के बाद में जैसे ही ये पौधा बढ़वार करेगा तो इसमें और 1-2 पत्तियां और निकलेंगी, यानी कि मुश्किल से इस पूरे पौधे में 8-10 ब्रांच ही निकलेंगी, इससे ज्यादा इसमें ब्रांचेज नहीं आएंगी। अब आपको मैं बताऊंगा, यदि हमने इस पौधे की, जो आप देख रहे हो, ये 2 पौधे हैं, दोनों पर एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं। ये पहले वाला पौधा था जिसमें ओनली 5 से 6 ब्रांचेज हैं, 5 से 6। लेकिन दूसरा पौधा ये वाला पौधा है, ये पौधे को हमने पहले ही यहां से तोड़ दिया था। ये सरसों पे ही मैं आपको बता रहा हूँ 3G कटिंग क्या है और किस तरह से सरसों का उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन यदि हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, सभी ज्यादातर लोग सरसों, उत्तरी भारत में सरसों का बहुत ज्यादा रखवा है, तो ज्यादातर किसानों के, ज्यादातर आप लोगों के घरों में सरसों का प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो आप सभी इसको एक बार शेयर, यदि आपको अच्छा लगे, कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक पहुंच सके। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद मैं इसको पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाऊंगा। 2-3 मिनट का पूरा टाइम लूंगा। 2-3 मिनट में हम आपको बताएंगे कि सरसों में 3G कटिंग क्या है और 3G कटिंग से किस तरह से सरसों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस पे ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। जैसे कि मैंने आपको 2 पौधे दिखाए। एक पौधे में हमने आपको दिखाया कि एक पौधे में मुश्किल से 5-6 ब्रांचेज यहां से निकल रही हैं, लेकिन इसी के जस्ट पास में यहां से यहां तक मुश्किल से 2 फीट की दूरी पर एक आजा शेरू, आजा 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 आजा। टाइगर, तू क्या यहाँ क्यों आया बेटा? चलो घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, चलो भागो, जल्दी भागो, मेरे काम करने दो अभी। यहां से जस्ट पास में, राजवीर जी धन्यवाद शेयर करने के लिए। शेयर मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूं, मेरे खुद के बेनिफिट। शेयर करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जानकारी पहुंचेगी और ऐसा एक प्रैक्टिकल अनुभव आप लोग देख पाएंगे। तो ये 3G कटिंग्स आपने खूब सुना होगा, लौकी में करते हैं, करेला में करते हैं, जितनी भी बेल वाली फसलें हैं उनमें 3G कटिंग की जाती है।
लेकिन मस्टर्ड में भी ये उपयोगी साबित हो रही है और मस्टर्ड के उत्पादन को बढ़ाने में ये काफी कारगर साबित होती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया था कि आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से एलोबरेट करके ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हम इस बात को पहुंचा सकें। अब आपको मैंने बताया कि सरसों का एक पौधा यहाँ पे है और इसके जस्ट इसमें आपको मैं ब्रांचेज भी गिना देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद 6 शाखाओं के बाद में इसमें फूल बनना चालू हो गया। लगभग फूल बनने की प्रारंभिक स्टेज में आ चुका है। ये सुना, ये फूल बनने की स्टेज है। अब यहाँ से फूल बनना चालू हो गया। अब इसमें 6 ही डालियां रहेंगी और 6 के बाद 1 2 ब्रांचेज इसमें ऊपर आने के बाद और निकलेंगी, यानी कि इस पौधे में मुश्किल से 5-10 डालियां से ज्यादा नहीं आएगी और इस पौधे का जो प्रोडक्शन है वो एक सामान्य रहेगा। लेकिन इसके जस्ट पास में ही हमने दूसरे पौधे पे लगभग आज से 5-7 दिन पहले एक और प्रैक्टिकली किया था और उसमें इसको हमने थोड़ी सी ज्यादा ऊपर से इसको तोड़ दिया था। जब इसमें फूल बन रहा था उससे पहले इस पौधे को तोड़ दिया था ऊपर से, और इसको तोड़ने के बाद अब आप इस पौधे में देखिएगा कितनी सारी डालियां निकल रही हैं। पहली यहां से निकलना प्रारंभ हो गई, पहली डाली यहां से निकलना प्रारंभ हो गई, फूल बनना प्रारंभ है ना। अब देखिए इसको, इसमें यहां पे फूल बनना प्रारंभ हो गया। दूसरा इसके जस्ट पास में इस साइड से यहां से फूल बनना प्रारंभ हो चुका है, यहां से इसमें से ब्रांचेज निकलेगी। तीसरा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तीसरी ब्रांच इसमें यहां से इस पत्ती के पास से निकल करके चालू हो गई, इसमें भी फूल बनना प्रारंभ हो चुका है। चौथा आप इसमें देखेंगे यहां से ये इसमें वो फूल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, चौथी ब्रांच यहां से निकल रही है। पांचवी, आप जैसे ही और नीचे चलेंगे, पांचवी ब्रांचेज आपको यहां दिखाई दे रही है, पांचवी ब्रांच यहां आपको दिखाई देती है। इसके और नीचे जब अपन चलते हैं, छठी ब्रांच आपको यहां पे दिखाई देगी और इधर की साइड में आप देखेंगे सातवीं ब्रांच आपको यहां दिखाई दे रही है। उसके अलावा आठवीं ब्रांच आपको नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई दे रही है और इसमें नीचे साइडों से और पत्तियां निकल रही हैं। और जैसे जैसे ये पौधा अब साइडों से फुटान लेगा और जैसे जैसे इसमें पत्तियां निकलेंगी उतनी ही इसमें डालियां भी बनती चली जाएंगी। और इस पौधे में जो आप प्रोडक्शन की जब बात करते हैं, सामान्य से काफी ज्यादा प्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा। अब ये तो मैंने आपको वो पौधा बताया था जिसमें हमने ये 3G कटिंग का उपयोग किया। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे इस पौधे पे एक्सपेरिमेंट करने में। यदि यही हम और इस स्टेज पे करते, इस पौधे की, दूसरे पौधे को मैं आपको जस्ट पास में बता रहा हूं, दूसरा पौधा भी आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं, ये हमने इतना बड़ा स्टेज पे किया। यदि इसी 3G कटिंग को हम शुरुआती स्टेज में कर देते, यदि इस टाइप पे, जैसे इसमें सभी निकल रहे हैं ना, इसी टाइम पे यदि हम इस पौधे की ये जो अग्र शिखा है, अग्र भाग है, टॉप पोर्शन जिसमें फूल बनना प्रारंभ हो रहा है, इसको यदि हम यहां से हाथ से तोड़ देते, तो ये जैसे इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, तो अब तोड़ने के बाद क्या होगा, इस पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। बढ़वार रुक के और साइडों से जो ब्रांचेज हैं, साइडों से इसमें नई नई शाखाएं निकलना प्रारंभ, शाखाएं निकलेंगी। वो नई शाखाएं लगातार साइडों से जितनी भी नई शाखाएं निकलेंगी उनमें अलग अलग डालियों पे फूल बनना प्रारंभ होगा, उसमें नए ब्रांचेज डेवलप होंगी और वो ब्रांच बन करके उनमें प्रोडक्शन आएगा। अब आपको मैं और बताता हूँ काफी सारे पौधे, क्योंकि आज छुट्टी थी और मेरे को मॉर्निंग वॉक पे कुछ अपने मित्र हैं मनीष जी के फार्म हाउस की तरफ आया था, तो वहां कुछ अमरूद वगैरह खाने के बाद ये सरसों में हमने एक एक्सपेरिमेंट पहले करके गया था। तब मेरे को भी लग रहा था कि यार काफी सुना है, काफी पढ़ा है और बहुत सी बार किया भी है, लेकिन क्यों ना मस्टर्ड में इसको उपयोग लिया जाए। काफी सारे साइंटिस्ट भी इसको बेनिफिशियल बताते हैं और जो हमारे पंजाब साइड के जो फार्मर हैं और राजस्थान की बात करें तो गंगानगर और अपने हनुमानगढ़ साइड के किसान हैं, वो सरसों में 3G कटिंग का उपयोग कर रहे हैं। तो वहां से भी देखा और उसके बाद मेरे को लगा कि अपन एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। फिर मेरे को लगा कि हाँ, हम इसमें सक्सेस हो रहे हैं तो क्यों ना हमारे दूसरे किसानों को इसके बारे में बताया जाए। और उसी को बताने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ, एक एक चीज को आपको एलोबरेट करूंगा। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है 3G कटिंग को लेकर के, मस्टर्ड फार्मिंग को लेकर के, और या बीट की फार्मिंग, जस्ट दूसरी तरफ मेरे गेहूं का खेत है, एक तरफ गेहूं है और ये आपको मैं गेहूं का खेत भी दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ सरसों है। लेकिन दोनों फसलों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरह से सरसों की जो 3G कटिंग है उसका डिफरेंट आपको मैं बता देता हूं। अब आप देखिए, सरसों की 3G कटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, अब मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं। दूसरे पौधे को दिखा देता हूं। पहला पौधा मैंने आपको दिखाया जिसपे हमने 3G कटिंग नहीं की थी, दूसरा पौधा आपको दिखाया जिसमें हमने 3G कटिंग की थी,
और तीसरा पौधा दिखा रहा हूं जो उसी पौधे की हम उम्र पौधा है जिसमें 3G कटिंग नहीं की गई है। उस पौधे को आप देखिए, ये पौधा है पूरा एकदम स्ट्रेट बढ़ रहा है, पूरा लंबा बढ़ रहा है, कहीं इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेज नहीं है, कहीं बहुत सारी डालियां इसमें नहीं निकल रही हैं। पौधा सीधा बढ़ता हुआ जा रहा है और ये बढ़ता हुआ जाकर के यहाँ पे इसका टॉप पोर्शन आ जाता है। इस पौधे में आप देखिएगा कितनी सी ब्रांचेज हैं, कोई इसमें पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, पत्तियों की ग्रोथ अच्छी नहीं है। और जब पत्तियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा, क्योंकि पौधे को विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा तो ही उसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और कार्बोहाइड्रेट उसको जो भोजन होगा, जितना अच्छा पौधे को भोजन मिलेगा वो उतना ही पौष्टिक होगा। तो इस तरह से इस पौधे का जो आपने देखा जिसमें हमने 3G कटिंग यूज नहीं की, वो एक सामान्य पौधा है। अब मैं आपको दूसरे पौधे की तरफ जिसमें हमने 3G कटिंग की, उस पौधे की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। ये लगभग 7-8 दिन पहले का एक्सपेरिमेंट था। 5-7 दिन पहले हम ये काम करके गए थे और आज वापस उसी पौधे के पास आपको मैं लेकर के चलता हूं। ये पौधा है वो जिसमें हमने 3G कटिंग की है, जिसको हमने ऊपर से काट दिया था, पहले ही काट के चले गए थे। देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये पहले से पुराना कटा हुआ पौधा है। अब आप इसको नीचे जाके देखेंगे, ये देखिए इस पौधे की पत्तियों की ग्रोथ, इस पौधे की डालियां और इस पौधे का जो साइड का डेवलपमेंट है, पत्तियों का जो डेवलपमेंट है वो देखिए। नीचे से पौधा दिखा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल एकदम नीचे का पार्ट है। इसको धीरे धीरे अपन ऊपर लेके चलते हैं कैमरे को। आप देखेंगे इसकी पत्तियां कितनी लग्जरियस है, कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितना अच्छा इसमें फुटान है और इसमें कितनी सारी ब्रांचेज नीचे से निकल रही हैं। और आप ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ इस पौधे का एंड हो जाता है। अब जब पौधे का आपने ग्रोथ को रोक दिया तो पौधे में पोषक तत्व भी बन रहा है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट भी बन रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो पौधा है वो साइडों में ज्यादा ग्रोथ करेगा, ज्यादा ब्रांचेस उसमें फुटान ज्यादा आएंगी, ज्यादा अच्छा सीड प्रोडक्शन होगा, ज्यादा अच्छा इसका यील्ड अच्छा आएगा। और इसी की वजह से 3G कटिंग मस्टर्ड की फसल में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। इसलिए मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सरसों में 3G कटिंग का उपयोग अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो एक एक पौधे को हम कहां तक तोड़ेंगे और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतना पौधे को हम तोड़ा, मतलब प्रत्येक पौधे को कैसे तोड़ा जाए, इसका कोई टेक्निकल कुछ निकाला जाए जिससे कि आराम से इजी गोइंग हम इस पौधे के फूलों को तोड़ सकें। अब मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं, क्योंकि आज मेरा अच्छा, सबसे बड़ी बात कि कोई कॉल अभी इस दौरान नहीं आया, इसलिए हमारे वीडियो इंटरप्ट नहीं हुआ। अदरवाइज इतने सारे कॉल आ जाते हैं कि वो आधा से मूड ऑफ कर देते हैं लाइव के दौरान, तो उस वजह से नहीं डिस्टर्ब है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका लाइव एग्जांपल। आपको तोड़ने के लिए क्या करना है, मेरे पास एक ये कड़ब का फड़ा है, मतलब बाजरे का एक वो है उसको बोल सकते हैं अपन, डंडी है थोड़ी सी, लेकिन ये क्या है बहुत कम पहले से टूटी हुई है एक दो जगह से और मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, एक पतला सा कोई नीम की लौद या बबूल का कोई पतली सी संटी या पीलू का कोई पतला सा संटी आप ले सकते हैं। और जब आप अपने खेत में विजिट करते हैं, खेत में आप जाएंगे तो बिल्कुल एकदम निष्फिक्र होकर के, जब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ये पौधा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और छोटी स्टेज पे, और थोड़ा सा जब पौधा छोटा रहे तब आप बिल्कुल जैसे तलवार आप चलाते हुए देखते हैं मूवीज के अंदर, तलवार चलाते हुए देखते हैं, सटासट सटासट सटासट। आप देखिए किस तरह से मैं जहां जहां मारूंगा ये हटता जाएगा। देखो आप देखिए जिस जिस पौधे पे मैं मारता जा रहा हूं वो हट जाएगा। इसको इस तरह से आप बिल्कुल तलवार की तरह से सिर काटते जाइए। इस तरह से आप यदि सिरों को काटेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और आपका ये फूल इजीली गिर जाएगा। एक बार में आप कितने, मतलब पानीपत के युद्ध का यदि आपको आनंद लेना है, खुद को आप यदि समझते हैं बहुत बड़े सूरमा की तरह आप देखते हैं, तो क्यों ना तलवारबाजी अपने खेत में कर ली जाए। और वो तलवारबाजी जो आप अपने खेत में करेंगे ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। देखो मैं इस पे जस्ट, ये सिर है सरसों का और मैं इसको जस्ट वही तलवारबाजी का शौक आनंद लेने के लिए इसको ऐसे मारा, ये उड़ गया सिर इसका, इसको ऐसे मारा, इसका सिर उड़ गया। यदि आपके पास थोड़ी मजबूत सी डंडी है, थोड़ी सी लंबी है, तो आप दड़ादड़ मतलब जिस तरह से आप पानीपत मूवी में देखते हैं उस तरह से सिर काट सकते हैं सरसों के। और ये जो सिर काटेंगे आप सरसों के, ये आपके प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल होगा। और उस प्रोडक्शन को लेने के लिए आपको ये काम यदि आप करते हैं तो बहुत लाभ। इसलिए मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि मस्टर्ड में भी आप सब्जियों की तरह
3G कटिंग का उपयोग करें। 3G कटिंग आपके प्रोडक्शन को बढ़ाती है। 3G कटिंग आपकी जो लागत है उसकी तुलना में आपको कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन देगी। लागत इसमें कुछ नहीं है। हमारे बहुत से जो किसान हैं उनके पास 2 बीघा 5 बीघा ज्यादा से ज्यादा 5-7 हेक्टेयर की जमीन होगी, तो आप रोज यदि सुबह शाम 1-1 घंटे का भी टाइम देते हैं तो 2-4 दिन में सारा काम फिनिश कर सकते हैं। तो ये आपको 3G कटिंग के बारे में मैंने बताया। आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया, एक बार फिर निवेदन करूंगा, प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अब मैं गेहूं के बारे में कुछ चर्चा करने आप लोगों के साथ जा रहा हूं। उस गेहूं की फसल के बारे में भी उन किसान भाइयों तक उचित जानकारी पहुंच सके। इसलिए प्लीज यदि आप शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। इससे मेरे को एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ना मेरा ये चैनल, ये फेसबुक पेज अभी मोनेटाइज है और ना मुझे इससे किसी प्रकार की कोई आमदनी होती। ये सिर्फ इसलिए कि किसानों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और उनको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। और हम लोग सरसों में 3G कटिंग, जो विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर यूज नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है संतोष मैडम का मैसेज है, आप वीडियो बनाते समय या लाइव करते समय फेसबुक जब चला रहे हैं तो सिम को लॉक कर दें, दूसरे मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर लें। तो मैं पहली बात तो मैडम, मैंने लाइफ में कभी मेरे फोन में 2 सिम नहीं यूज की। मेरा एक ही नंबर है और इसी नंबर को मैं यूज करता हूं। मेरे दूसरा जो सिम का सेक्शन है वो हमेशा खाली रहा है, आज भी खाली है। और एक ही फोन मैंने लाइफ में यूज किया है, 2 फोन ना कभी रखे और ना मुझे कभी जरूरत पड़ी, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। यदि मेरे पास ऑलरेडी दूसरा मोबाइल यूज करता तो निश्चित रूप से ये जो इंटरप्शन है ये नहीं होता। अब अपन आते हैं टॉपिक। देखो आ गया कॉल, ये लोग भी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं इसको बोल देता हूँ कुछ। इतने दौर में कॉल आ गया था। ये आपको मैं मस्ट गेहूं का फील्ड विजिट कर रहा हूं। इस गेहूं के खेत को, जो इसमें गेहूं का जर्मिनेशन हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, बहुत नॉर्मल सा इसकी सोइंग हुई है। 10-1 दिन की एक क्रॉप है। 21 दिन में, 21 दिन के बाद बुआई मतलब जर्मिनेशन के 21 दिन बाद इसमें हम लोग पानी देते हैं। और 21 दिन का जो पानी आप देते हैं ये 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। 21 से जैसे मैनली हम मानते हैं 19 से 23 दिन का टाइम मानते हैं, लेकिन 21 दिन क्या क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। काफी सारे ना केवल इंडियन साइंटिस्ट बल्कि फॉरेनर्स ने भी इसको प्रूव किया है कि 21 दिन पर पहला पानी देने से गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन होता है, पहली बात। दूसरी, गेहूं की फसल में जब आप पानी दे रहे हैं तो उस समय पर हमारी जो इंडिया की सॉइल है, ना केवल हम पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे बल्कि पूरे भारतवर्ष की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ज्यादातर में हमारे यहाँ पर जिंक की कमी पाई गई है। प्रत्येक पौधे के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं, जिनमें एक और ऐड हो गया, 17 हो चुके हैं। 4 बेनिफिशियल हैं, यानी कि कुल मिलाकर के एक पौधे को अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए 21 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें हम जो 21 पोषक तत्व, उनमें से मात्र 3 को ज्यादातर किसान जानते हैं। ज्यादातर किसान सिर्फ 3 पोषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। पहला हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन, जिसको हम यूरिया के रूप में देते हैं। दूसरा सुपर फास्फोरस को हम सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में यूज करते हैं। और तीसरा पोषक तत्व होता है पोटास, जिसको हम पोटास को पोटेशियम के रूप में हम खेत में डालते हैं। ज्यादातर किसानों को सिर्फ 3 पोषक तत्वों के बारे में मालूम है और इन 3 का ही हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी मिट्टी में लगातार इन 3 पोषक तत्वों के प्रयोग के बाद यह देखा गया कि यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है या सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, उनकी बहुत ज्यादा कमी पाई गई है। जैसे कि कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है, मैग्नीज है, उसके बाद बोरॉन है, क्लोरीन है, कॉपर है, और उसके बाद में हमारे दूसरे जो पोषक तत्व हैं, उन छोटे छोटे पोषक मोलिब्डेनम है, उनकी भी कमी मिट्टी में पाई गई है। लेकिन जो विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान को छोड़ करके सिर्फ नॉर्थ इंडिया के दूसरे राज्यों में भी जो ज्यादा कमी पाई गई है, और उस जिंक की कमी से
जिंक की कमी से ये जो मिट्टी है उसका मतलब जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो कम हुई है। और फर्टिलिटी कम होने के बाद में हमारी जो पौधे हैं उसके उत्पादन पे इसका प्रभाव देखा गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर बिना किसी संकोच के, निसंकोच होकर के आप जिंक का प्रयोग जरूर करें। गेहूं की फसल में पहले पानी के साथ जिंक का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जिंक आपके पौधे की फुटान के लिए, जिंक आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अब जिंक आप कितनी मात्रा में यूज करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। जिंक का उपयोग करने के लिए आप एक बीघा का मतलब 20 बिस्वा, कहीं बीघा छोटा हो सकता है, कहीं बीघा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं एकड़ और हेक्टेयर में भी बता देता हूं। यदि हम हेक्टेयर में बात करें तो एक हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम जिंक आप उपयोग करें। 15 से 20 किलोग्राम जिंक का उपयोग एक हेक्टेयर में आपको करना है। एक हेक्टेयर मतलब 100 ईयर। और हमारे यहाँ पे जो होता है एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, कहीं 8 बीघा हो सकता है, कहीं 6 बीघा हो सकता है। इसलिए बीघा इज नॉट ए स्टैंडर्ड साइज, बीघा सब जगह का अलग अलग होता है, इसलिए मैंने आपको ये हेक्टेयर में बताया। एक हेक्टेयर में आपको जिंक सल्फेट कितना यूज करना है, 15 से 20 किलोग्राम जिंक आप उपयोग करें। उसके बाद आप माइकोराइजा यदि आप उपयोग करते हैं तो माइकोराइजा एक इस तरह का जीव है जो जड़ों के साथ एसोसिएट होकर के पौधे की जो मजबूती है पौधे को प्रदान करेगा, और वो अच्छा आपके लिए, पौधे के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो एक बीघा में 1 से 2 किलोग्राम माइक्रोराइजा भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो आपका, और जिंक को यूज कैसे करें ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जिंक के लिए सीधा अपने खेत में जाएंगे और जो यूरिया का पूरा बैग है उस कट्टे में एक साथ जिंक को डाल देते हैं या उसके साथ मिला देते हैं। यदि एक साथ आपने जिंक और यूरिया को मिला करके यदि 15 मिनट भी रख दिया तो वो आपके यूरिया को पिघला देगा और उस यूरिया को पानी बना देगा। और जैसे ही यूरिया को पानी बनाएगा तो आपका यूरिया आप खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाओगे, उसका छिड़क करके नहीं डाल पाओगे। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, जब आप जिंक और यूरिया को एक साथ यूज करते हैं तो जब यूरिया को आपने बाल्टी में निकाल लिया या जिस भी बर्तन में आप यूज करके उसको छिड़कने के लिए यूज कर रहे हैं, या किसी बैग में कर रहे हैं या बाल्टी में कर रहे हैं, तो ये फोन कॉल्स बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए बीच में थोड़ा सा सॉरी, आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। तो जिसमें भी आप उसको यूज कर रहे हैं, बाल्टी में यूज कर रहे हैं, तो उस बाल्टी में ही मिलाएं और तुरंत उसको बीज दें, तुरंत उसको अपने खेत में फेंक दें। उससे क्या होगा, आपका जो खेत वो यूरिया है वो पिघलेगा नहीं और खेत में प्रॉपर यूज हो पाएगा। दूसरा एक विशेष जो बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आप जरूर सुनिएगा भी और इसको दूसरे किसानों को भी बताइएगा, क्योंकि हमारे किसानों के साथ ये बहुत बड़ा एक तरह से धोखा होता है। उस धोखे से बचने के लिए हमारे किसानों को अब जरूरत पड़ेगी खरपतवार नाशियों की। खरपतवार नाशी ऐसे केमिकल जो आपके खेतों में डाले जाते हैं और आपकी फसल में जितनी भी जो गेहूं के अलावा दूसरी चीजें उगती हैं उस सब को वो मार देते हैं, और उसकी वजह से हमें उसमें निंदाई गुड़ाई की मैनुअली जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसान भाइयों, आप लोग एक गलती कर जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो घास मारने की दवा है वो सब एक जैसी ही आती होगी। जैसे आपने बाजरे में जिसको यूज लिया तो आप सोचते हैं कि बाजरे की घास मार देती है, गेहूं की भी घास मार देगा, ये सरसों में भी घास मारने का काम करेगा। तो भाइयों, जो बाजरे में घास खरपतवार नाशी है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सेलेक्टिव और दूसरे होते हैं नॉन सेलेक्टिव। तीसरा इसका, ये 2-3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अलग इसका दूसरा रूप जब देखेंगे तो एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले पौधों को मारने वाले और एक होते हैं सकरी पत्ती वाले पौधों को मारने वाले। जो बाजरे में यूज किया जाता है, अमूमन जो बाजरे में हम यूज करते हैं वो एट्राजीन का यूज करते हैं, और एट्राजीन को यदि हमारे किसान गेहूं की फसल में यूज करेंगे तो वो हमारे गेहूं की पूरी फसल को जला देगा, गेहूं की फसल को मार देगा। और उस खेत में जब आपने मान लो आज इस खेत में आपने गेहूं की फसल में एट्राजीन का यूज किया और इसके बाद में आप इसमें दोबारा, ये तो पूरी जल जाएगी फसल। जैसे ही आपने स्प्रे करोगे उसके 1 दिन बाद ही आपको पूरा खेत साफ नजर आएगा, जला हुआ नजर आएगा। और उसके बाद दोबारा यदि आप इस खेत में बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन भी नहीं होगा। जर्मिनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि उस फसल में, उस जमीन के अंदर एट्राजीन केमिकल अभी मौजूद है, और जो केमिकल मौजूद है वो गेहूं को उगने नहीं देगा। ये कई जगह हो चुका है और पिछले कई वर्षों से लगातार हो रहा है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, ज्यादातर जो खाद बीज के डीलर हैं
जो नए नए बने हैं उनको भी नहीं मालूम कि गेहूं में कौन सा खरपतवार नाशी यूज करना है और बाजरे में कौन सा करना है। बाजरे की फसल गेहूं से पहले बोई जाती है, इस वजह से उनके पास कुछ केमिकल बचे हुए रहते हैं और वो बचे हुए जो पैकेट्स हैं वो सोचते हैं कि ये गेहूं में भी काम आ जाएगा, तो वो हमारे किसानों को उसमें गेहूं के लिए दे देते हैं। तो वो जो देते हैं उसको किसान अपने खेत में आकर के छिड़क देता है और उसके बाद उसकी फसल खत्म हो जाती है। पहली वजह तो ये है। दूसरी जो वजह है, हमारे किसान भाइयों के पास जो बाजरे में डाली गई दवा एट्राजिन है वो बच जाती है तो वो भी सोचते हैं कि यार बाजरे में इसने घास को खत्म कर दिया तो ये गेहूं में भी खत्म कर देगा, और इसलिए वो उस केमिकल को गेहूं में स्प्रे कर देते हैं और गेहूं में जैसे ही स्प्रे करेंगे पूरी की पूरी फसल आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब भी कोई भी केमिकल अपनी फसल में यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर के, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है, चाहे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कृषि पर्यवेक्षक हैं, चाहे दूसरे हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे आप जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा, उनसे एक बार पूछ लीजिए। क्योंकि आप पूछते हैं, मेरे पास दिन भर कॉल आते हैं, दिन भर मैसेज आते हैं, लेकिन तब आएंगे जब आपकी फसल नष्ट हो जाती है। फिर आप कहते हैं भाई साहब मैंने उसमें वो दवा डाली थी और वो डालते ही पूरी फसल नष्ट हो गई, अब मैं क्या करूं। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार आप अब मुझे कॉल कर रहे हो, ये उस फसल में केमिकल डालने से पहले एक बार आप मैसेज करके पूछ लिए होते, और यदि मैं नहीं जवाब दे पाया या मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं तो हमारे इतने सारे सुपरवाइजर हैं, लगभग 7,000 सुपरवाइजर राजस्थान डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। उसके अलावा प्रत्येक देश के, प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स या एग्रीकल्चर के जो वर्कर हैं, प्राइमरी वर्कर, वो वहां पे पोस्टेड हैं। आप उनसे सलाह ले लीजिए। यदि उनसे नहीं ले सकते तो आप हमारे जो दूसरे जो एग्रीकल्चर के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, आप वहां जाके एक बार बात कर लीजिए। यदि आप वहां बात नहीं करके डायरेक्टली आप जाते हैं झोला छाप बंगाली डॉक्टर के पास, और उन बंगाली डॉक्टर जो हमारे काफी सारे डीलर्स हैं, दुकान वाले हैं जिन्होंने नई नई दुकान खोली है, उनको नहीं मालूम होता, आप उनकी सलाह के आधार पर जब केमिकल का यूज करते हैं और आपको जब नुकसान होता है उसके बाद फिर आप हमारे पास आते हैं कि साहब हमारी फसल खत्म हो गई, और उस स्थिति में हमारे पास सिर्फ सांत्वना देने के अलावा कोई बहुत बड़े विकल्प नहीं होते। हम आपको फिर सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा हो गया होगा, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत खराब थी, ये था वो था, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आप प्रयास करें कि पहले ही कोई भी केमिकल डालने से पहले आप एक बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों से या लोगों से जरूर बात करें। तो ये आज की एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को सरसों के बारे में, सरसों में 3G कटिंग क्या है और उसको किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है, इसके बारे में बताया। उसके साथ ही गेहूं में कौन कौन सी चीज गेहूं की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए यूज ली जा सकती हैं, उनके बारे में आपको बताया। फिर भी आप लोगों के और किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्रयास करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का। लेकिन यदि मैं नहीं भी दे पाऊं तो हमारे दूसरे एग्रीकल्चर के जितने भी लोग हैं वो सब मेरे से बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं और बहुत मेहनती लोग हैं, आप उन लोगों से भी संपर्क कीजिए, वो आपको जरूर आपके क्वेश्चंस के लिए सेटिस्फाइड करेंगे। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉल जब आएंगे तो प्रत्येक कॉल का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल से हो जाता है, टिपिकल टास्क है। इस वजह से कई बार लेट हो जाता हूँ, कई बार नहीं बता पाता, तो उस स्थिति में आप हमारे दूसरे साथियों से मदद ले सकते हैं। ये सरसों का खेत है, अब देखिए कितनी शानदार सरसों हो रही है। और अभी कुछ जगह आज जैसे बरसात के संभावनाएं हैं, तो जहां जहां बरसात होती हैं वहां कुछ किसान, हमारी तरफ आज पानी की वजह से बहुत सारा खेत बंजर पड़ा हुआ है, तो उस खेत में अभी चने की सोइंग का भी लोगों को इंतजार है, शायद वो भी कर लेंगे यदि बरसात अच्छी होती है तो। अदरवाइज जो काफी सारी चीजें हैं अभी लाइव में डिस्कस कर नहीं पाता, तो वो बहुत सारी चीजें जब कभी मिलेंगे बात करेंगे। बीट में ग्रोथ के लिए क्या डाला जाए? राजेंद्र जी, बीट में ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी फुटान के लिए सबसे पहले जिंक सल्फेट या जिंक सिंगल भी यूज कर सकते हो, जिंक का आप जरूर उपयोग करें। और जिंक की मात्रा जैसे कि मैंने आपको बताई कि 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम सफिशियंट है। और उसके अलावा माइकोराइजा भी आप पौधे के ग्रोथ और उसकी जड़ों के विकास के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहता है और इसका काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्ट आपकी बढ़ती है, लेकिन पौधे की ग्रोथ और पौधे के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो एक अल्टीमेट निकल करके आती है। उस पौधे की ग्रोथ को जब हम देखते हैं, उसका जो प्रोडक्शन देखते हैं, तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो
पूरे तरह से फुलफिल हो जाते हैं। इसलिए आप जिंक सल्फेट गेहूं में जरूर यूज करें। और सल्फर नहीं, सरसों में इस अवस्था पर जब ये फूल आने की स्टेज पर है, इसमें धीरे धीरे फलियां बनना प्रारंभ हो चुकी हैं, आप यदि इसमें पानी का यूज कर रहे हैं या पोषक तत्वों का आप यूज करना चाह रहे हैं, तो प्लीज इसमें आप सल्फर का उपयोग जरूर करें। सल्फर का उपयोग करने से आपके जो सरसों है उसमें दाने में तेल की मात्रा बढ़ेगी, दाने की चमक बढ़ेगी और दाने की शाइनिंग के साथ उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी आएगी। और अच्छी ग्रोथ, अच्छी चमक और अच्छी तेल की मात्रा के आधार पर सरसों का जो बाजार भाव है वो आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए जब आपकी सरसों फूल आने की स्टेज से फली बनने की स्टेज में पहुंचे, उस स्टेज पर आप सल्फर का स्प्रे जरूर करें। सल्फर का स्प्रे करने के बहुत सारे फायदे जो मैंने आपको बताए वो आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी जो सरसों जिसमें आपने सल्फर का स्प्रे नहीं किया है, स्प्रे यदि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पौधे में पानी के साथ में पौधे में चले जाने दीजिए। स्प्रे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन नहीं भी कर सकते तो पौधे में पानी के साथ आप दे सकते हैं। इसके बहुत सारे बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाले हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप को ये सब चीजें जानकारी थोड़ा पसंद आई होगी। राजेंद्र जी, बीघा के हिसाब से मैं इसलिए आपको नहीं बता पाता क्योंकि बीघा सब जगह का अलग अलग होता है। मुझे नहीं पता आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके गांव में बीघा की साइज क्या है। जैसे मेरे गांव में बीघा 20 बिस्वा का माना जाता है, कहीं बीघा 16 बिस्वा का होता है, कहीं 10 बिस्वा का भी बीघा मान लिया जाता है और कहीं 24 बिस्वा का बीघा माना जाता है। इसलिए बीघा इज नॉट ए स्टैंडर्ड साइज। ये यूनिट जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो बीघा नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट यदि आप बात करेंगे तो या तो एकड़ में बात की जाएगी या हेक्टेयर में बात की जाएगी। और जो एकड़ और हेक्टेयर की बात है वो पूरे विश्व का एक जैसा होता है, बिल्कुल समान होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होने हैं तो वो राजस्थान में भी होने, भारत में भी होने, अमेरिका में वही होगा और वो ब्रिटिश में भी वही होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी वो स्टैंडर्ड होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे साथ इस टाइम काफी सारे साथी जो ना केवल अपने राजस्थान से हैं बल्कि इंडिया के दूसरे शहरों से भी हैं और मुझे एक अलर्ट इसमें नजर आ रहे हैं, वो विदेश से भी हैं। काफी सारे साथी मेरे साथ आजकल इथोपिया, यूरोप और साउथ अफ्रीका से कनेक्ट होते हैं। नाइजीरिया के हैं, घाना के हैं, उधर के बहुत सारे साथी मेरे साथ जो टाइमलाइन पे कम आते हैं, पेज पे बहुत सारे साथी आते हैं। जो खेती की अवधारणा पेज है उसमें विदेश के बहुत सारे साथी लोग जुड़े होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट पे ही बात करनी पड़ेगी। और स्टैंडर्ड यूनिट जो मैं आपको बता रहा हूं कि हेक्टेयर होता है या एकड़ होता है। मेरे यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, कहीं 1 हेक्टेयर में 6 बीघा होता है, कहीं 1 हेक्टेयर में 8 बीघा होता है। क्योंकि बीघा अपनी अपनी क्षेत्र के अकॉर्डिंग घट या बढ़ जाता है। वो हमारे एक लोकल तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारा बनाया हुआ साइज है। लेकिन जो हेक्टेयर और एकड़ है ये एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड साइज है। इसलिए मैंने आपको हेक्टेयर में बताया कि 1 हेक्टेयर में 15 से 20 किलोग्राम जिंक का आप यूज करें। और यदि मस्टर्ड में आप यूज कर रहे हैं तो मस्टर्ड में 2 किलोग्राम प्रति बीघा, जो हमारे यहाँ का बीघा है। लेकिन यदि आप इसको बात करेंगे हेक्टेयर में तो 8 से 10 किलोग्राम सल्फर आप उपयोग करें, जिससे कि आपके दाने की चमक बढ़ेगी, दाने में शाइनिंग आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपको अच्छी इनकम मिलेगी। साथ ही साथ सल्फर का उपयोग करने से सरसों में जो सर्दी का पाले का इफेक्ट है वो भी कम होगा। पाले से भी सरसों को बचाया जा सकता है। इसलिए सल्फर का उपयोग आप अवश्य करें, आपकी पौधे के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है और आपको अच्छी आमदनी देने वाला है। अब आज काफी देर से मेरे को लग रहा है कनेक्ट हुए हैं हम लोग, लगभग 33.22 मिनट्स हम लोगों को हो चुका है। और अब समय आप लोगों से इजाजत लेने का। पुनः आप लोगों के साथ कभी कनेक्ट होंगे और किसी अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। एग्रीकल्चर एक ऐसा कल्चर जिसके बिना जीवन संभव नहीं है और उस कल्चर को यदि हम ढंग से जीते हैं तो लाइफ का आपका चेंजिंग जो आप देखेंगे लाइफ के अंदर वो बहुत अल्टीमेट होने वाला है। तो आप सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके हम लोगों से इतनी सारी बातें आप लोगों से हो जाती हैं और इतना सारा प्यार, प्रेम और रेस्पेक्ट आप लोगों से मिलता है। उसके लिए भी मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।